हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने शूट सिस्टम पढ़ा था। तो शूट सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़े थे कि डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी थी शूट एपेक्स के लिए। तो उन थ्योरीज़ को पढ़ा था हमने। उसके बाद में जो उसमें अरेंजमेंट होता है डिफरेंट लेयर्स का, या स्टेम में होने वाली डिफरेंट लेयर्स का हमने अरेंजमेंट पढ़ा था। तो हमने मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम उसमें कवर किया था, और डाइकोट्स में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को भी हमने उसमें पढ़ा था, और किस प्रकार से डाइकोट्स के शूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और वो किसकी एक्टिविटी से होती है, उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर वगैरह हमने कवर की थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेम पेपर की यूनिट 3। तो यूनिट 3 है द लीफ एंड रूट सिस्टम। इससे पहले वाली क्लास में हमने द शूट सिस्टम पढ़ा था, तो वो किस में था, यूनिट 2 में। तो आपके सेम पेपर के यूनिट 3 है, उसमें है द लीफ एंड रूट सिस्टम। तो आज हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस टाइप से मैंने स्टेम पढ़ाया था या यूनिट 2 में द शूट सिस्टम पढ़ाया था, तो उस शूट सिस्टम में मैंने मोनोकोट और डाइकोट को डिफ्रेंशिएट किया था कि मोनोकोट में किस तरह का अरेंजमेंट होता है, लेयर्स का किस तरह का अरेंजमेंट होता है, और डाइकोट्स में या मोनोकोट्स में अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। तो मैंने डिफरेंट उन्हें बताया था। आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि मोनोकोट स्टेम पूछ ले, हो सकता है कि डाइकोट स्टेम पूछ ले, हो सकता है कि दोनों में अंतर पूछ ले। उसी प्रकार से ये जो यूनिट 3 है, यहाँ पे मैं आपको पहले पढ़ा रही हूँ द लीफ सिस्टम, ठीक है। तो इस लीफ सिस्टम में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मोनोकोट रूट को बताइए या डाइकोट रूट को मोनोकोट लीफ को बताइए या डाइकोट लीफ की स्ट्रक्चर को बताइए, ठीक है। या तो ऐसे आ सकता है, या इंडिविजुअल मोनोकोट लीफ की स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, या डाइकोट लीफ की स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, या फिर कंबाइन में दोनों के डिफरेंस भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनको उस टाइप से आपको एग्ज़ाम में करना होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डाइकोट लीफ, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट लीफ। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट लीफ, मीन्स द्विबीजपत्रियों की पत्ती की संरचना, ठीक है। तो ये जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, इनकी पत्तियों को डोर्सीवेंट्रल लीफ भी कहते हैं। तो ये जो डाइकोट लीफ होती है, इस डाइकोट लीफ को डोर्सीवेंट्रल लीफ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं अब आगे बताऊंगी। तो डाइकोट लीफ की टीएस या ट्रांसफर सेक्शंस लेने पर उसकी आंतरिक संरचना में या इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट जोन्स दिखाई देते हैं। तो अगर मैं इस लीफ की टीएस लूँगी या ट्रांसफर सेक्शंस लूँगी, तो उसमें मुझे अलग अलग लेयर्स दिखाई देगी, अलग अलग क्षेत्र दिखाई देंगे। तो डाइकोट लीफ कोई भी हो सकती है, मैं चने की भी ले सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं मूंगफली की भी यहाँ पे लीफ ले सकती हूँ। तो कोई भी डाइकोट लीफ, तो डाइकोट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन लेने पर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। जैसे कि फर्स्ट है एपिडर्मिस,
जिसे कहते हैं एडेक्सियल या वेंट्रल सरफेस। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मोनोकोट लीफ की स्ट्रक्चर बताइए, या फिर ये भी पूछ सकते हैं, इसको डोर्सी वेंट्रल भी वहाँ पे लिख सकते हैं कि डोर्सी वेंट्रल लीफ की स्ट्रक्चर बताइए। तो ये जो कंप्लीट डाइकोट की लीफ होती है, इसमें इसकी टीएस लेने पे हमें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी, जिसमें फर्स्ट हमें बाहर ही आउटर मोस्ट जो लेयर दिखाई देती है वो है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस को कहते हैं एडेक्सियल और वेंट्रल सरफेस। तो ये कैसे होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये यूनिसेल्युलर होती है, लेकिन एक अपवाद या मैं यूँ कहूँ कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि नीरियम में ये मल्टी लेयर्ड होती है, बरगद में भी ये मल्टी लेयर्ड होती है। तो मोस्टली डाइकोट्स में पाई जाने वाली एपिडर्मिस यूनिसेल्युलर होती है या यूनिलेयर्ड होती है। और यहाँ पे होगा मल्टी लेयर्ड, ठीक है। तो डाइकोट्स में पाई जाने वाली लीफ यूनिलेयर्ड होती है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि बरगद और नीरियम जिसे कनेर कहते हैं, इनमें जो एपिडर्मिस होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। सेल्स आपस में सटी हुई पाई जाती है, जिसके कारण इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। क्यूटीन युक्त पदार्थ के जमाव के कारण क्यूटिकल पाई जाती है, जो कैसे होती है, थिक। मीन्स जो डाइकोट्स की एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस पर मोटी क्यूटिकल उपस्थित होती है या थिक वॉल्ड क्यूटिकल वहाँ पे उपस्थित होंगी। जो क्यूटिकल होती है वो बहुत ही मोटी होती है, ठीक है। इस पे स्टोमेटा कम पाए जाते हैं। फोर्थ थिंग, आपको ऐसे पॉइंट वाइज याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। इनकी जो सेल्स होती है, उन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये एपिडर्मिस होती है। देखो एपिडर्मिस में क्या होगा कि एपिडर्मिस को एडेक्सियल और वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं। मोस्टली डाइकोट्स में पाई जाने वाली लीफ यूनिलेयर्ड होती है, लेकिन एक्सेप्शनल बरगद में और नीरियम में ये जो एपिडर्मिस होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। इनमें सेल्स आपस में सटी हुई होती है और डोलकाकार कोशिकाएं होती है, बैरल शेप्ड सेल्स होती है, जो आपस में सटी हुई होने के कारण इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस या अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। इस पे क्यूटिकल का जमाव पाया जाता है। ये क्यूटिकल थिक या मोटी होती है। इसमें स्टोमेटा कम पाए जाते हैं या इस सरफेस पे स्टोमेटा कम पाए जाते हैं। उसके अलावा इसकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। तो ये तो हुई इसके फर्स्ट जोन की बात, किसके पहले क्षेत्र में या एपिडर्मिस में क्या क्या देखने को हमें मिला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड लेयर की। तो वो क्या होगी, ये थी अपर एपिडर्मिस। अब बात करते हैं हम लोअर एपिडर्मिस की। आपको पता है लीफ में दो एपिडर्मिस होती है, अपर जो ऊपर की तरफ होती है, लोअर जो नीचे की तरफ होती है। तो जो अपर एपिडर्मिस होती है उसे एडेक्सियल और वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं, जिसपे थिक क्यूटिकल का जमाव होता है। उसके अलावा ये यूनिसेल्युलर होती है, कुछ प्लांट्स में ये यूनिलेयर्ड होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये मल्टी लेयर्ड होती है। उसके अलावा इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा कम उपस्थित होते हैं अपर एपिडर्मिस पे। और उसके अलावा क्या होता है,
क्लोरोप्लास्ट, इनकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। वहीं हम लोअर एपिडर्मिस की बात करें तो लोअर एपिडर्मिस को अबेक्सियल सरफेस या डोर्सल सरफेस भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप। एडेक्सियल और वेंट्रल सरफेस कहेंगे अपर एपिडर्मिस को, लोअर एपिडर्मिस को कहेंगे अबेक्सियल सरफेस या डोर्सल सरफेस। तो ये कैसी होती है? ये भी यूनिलेयर्ड होती है। इस पे क्यूटिकल कम मोटी होती है या थिन होती है। इसकी सेल्स में स्टोमेटा अधिक होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं और इनकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सो देखो, लोअर एपिडर्मिस की अगर मैं बात करूं तो लोअर एपिडर्मिस यूनिलेयर्ड होती है, मीन्स एक परतीय होती है। उस पे जो क्यूटिकल का जमाव होता है वो कम होता है, इसलिए थिन क्यूटिकल की लेयर होती है। इसकी सेल्स में स्टोमेटा अधिक पाए जाते हैं और इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं और लोअर एपिडर्मिस की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लोअर एपिडर्मिस की बात। फिर थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे हम कौन से स्ट्रक्चर देखेंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। थर्ड है मीजोफिल, जिन्हें कहते हैं मध्योतक। तो लोअर एपिडर्मिस से, या मैं यूँ कहूँ अपर एपिडर्मिस से लोअर एपिडर्मिस तक का भाग मीजोफिल कहलाएगा, या अपर एपिडर्मिस व लोअर एपिडर्मिस के बीच में उपस्थित पेरेनकाइमेटस टिश्यूज वाला भाग क्या कहलाएगा? मीजोफिल। सो अगर आपको कोई ये पूछे कि मीजोफिल किसे कहते हैं, तो डाइकोट लीव्स में या डाइकोट लीव्स में अपर एपिडर्मिस व लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाया जाने वाला पेरेनकाइमेटस टिश्यूज वाला भाग मीजोफिल कहलाता है। और ये जो इसमें पेरेनकाइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं, ये टिश्यूज दो टाइप की सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, या मध्योतक का निर्माण, मीजोफिल का निर्माण दो टाइप की टिश्यूज करते हैं। तो मीजोफिल किसे कहेंगे? अपर एपिडर्मिस व लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाया जाने वाला पेरेनकाइमेटस भाग या पेरेनकाइमेटस टिश्यूज वाला भाग मीजोफिल कहलाएगा। इस मीजोफिल का निर्माण दो टाइप की टिश्यूज करते हैं। वो दो टाइप के टिश्यूज कौन कौन से हो गए? फर्स्ट पेलिसेड टिश्यू और सेकंड स्पॉन्जी टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई पेरेनकाइमेटस सेल्स वाले भाग को या मध्योतक का निर्माण दो टाइप की सेल्स करती है, पेलिसेड टिश्यू और स्पंजी टिश्यू। तो सबसे पहले हम पेलिसेड टिश्यूज़ की बात करते हैं। तो पेलिसेड टिश्यूज़ पेरेनकाइमेटस नेचर के होते हैं या मृदुतकीय प्रकार के होते हैं। तो पेलिसेड टिश्यू क्या होंगे? पेरेनकाइमेटस टाइप के होते हैं। उसके अलावा इनके बीच में या ये लंबी सेल्स होती हैं जिनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। तो पेलिसेड की अगर मैं बात करूं तो पेलिसेड पेरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ये अपर डर्मिस या अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाए जाते हैं।
ये लंबी सेल्स होती है जिनके मध्य जो पास पास स्थित होने के कारण जिनके मध्य में अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं, और इन सेल्स में या इन पेलिसेड टिश्यूज़ की सेल्स में क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ स्पंजी टिश्यू, तो पेलिसेड टिश्यूज़ के ठीक नीचे पाई जाने वाली गोलाकार सेल्स स्पंजी टिश्यूज़ कहलाती है। ये भी नेचर में कैसे होती है, पेरेनकाइमेटस होती है, और ये गोलाकार होती है तथा इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, और इनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है और इनमें ज़्यादा होती है। सो पेलिसेड टिश्यू और स्पंजी टिश्यू मिलकर पत्ती के मेसोफिल का निर्माण करते हैं या मध्योतक का निर्माण करते हैं। ये जो पेलिसेड टिश्यूज़ होते हैं ये पेरेनकाइमेटस होते हैं और अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाए जाते हैं। ये लंबी सेल्स होती है या बेलनाकार सेल्स होती है। इन सेल्स में अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है व इनमें क्लोरोप्लास्ट अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि जो स्पंजी टिश्यू होते हैं वो पेलिसेड टिश्यू के ठीक नीचे पाए जाते हैं, और पेलिसेड टिश्यू के नीचे से लेकर लोअर एपिडर्मिस तक का भाग स्पंजी टिश्यू बनाते हैं। ये भी पेरेनकाइमेटस होते हैं, लेकिन ये गोलाकार सेल्स होती है। इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है और इनमें क्लोरोफिल कंटेंट या क्लोरोफिल कंटेंट कम मात्रा में उपस्थित होता है। फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं पॉइंट 4, मिडरिब। तो पत्ती का टीएस लेने पे हमें मिडरिब दिखाई देता है। तो मिडरिब की एपिडर्मिस पे स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मिडरिब होती है पत्ती के ये वाला जो पोर्शन होता है ये पत्ती की सरफेस हो गई, तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो मिडरिब होता है। ठीक है, तो पत्ती की मिडरिब में या पत्ती की मिडरिब की एपिडर्मिस में स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं, और इस एपिडर्मिस के नीचे कुछ परतों की हाइपोडर्मिस पाई जाती है। इस हाइपोडर्मिस की सेल्स कोलेनकाइमेटस होती है या कोलेनकाइमेटस टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। तो अगर मिडरिब की बात करें तो मिडरिब की एपिडर्मिस में स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं। उसके अलावा इसके एपिडर्मिस के नीचे कुछ लेयर्स की या कुछ परतों की हाइपोडर्मिस होती है जिसकी सेल्स कोलेनकाइमेटस होती है, और इसी कारण इसे एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीथ भी कहते हैं। और मिडरिब में पाया जाने वाला वैस्कुलर बंडल सबसे बड़ा होता है और उसके पास में स्थित मेसोफिल टिश्यूज़ में उपस्थित जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं और एकांतरित क्रम में विन्यासित होते हैं। अगर मैं मिडरिब की बात करूं तो एपिडर्मिस के नीचे कुछ परतों की हाइपोडर्मिस पाई जाती है जो कोलेनकाइमेटस टिश्यूज़ की बनी हुई होती है, और मिडरिब के मध्य में पाया जाने वाला जो वैस्कुलर बंडल होता है वो वैस्कुलर बंडल सबसे बड़ा होता है, और मेसोफिल टिश्यूज़ में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल इससे छोटे होते हैं और वे छोटे बड़े एकांतरित क्रम में विन्यासित होते हैं, जो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। फिर लास्ट इसमें पॉइंट है वैस्कुलर टिश्यूज़। तो अगर हम वैस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें या वैस्कुलर बंडल्स की हम बात करें तो इसमें वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, ये समझ लो ये लीफ है, ये लीफ की अपर एपिडर्मिस जिसे मैं UE से शो कर रही हूँ, ये है लोअर एपिडर्मिस। तो लीफ में जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है
वह फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। डाइकोट लीव्स में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है और फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है। उसके अलावा इनमें जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड टाइप के। सो डाइकोट्स के अगर वेस्कुलर बंडल का आपको विन्यास पूछा जाए तो आपको बताना है कि इनमें पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल व क्लोज्ड टाइप के होते हैं और इनमें जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ और फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्थित होता है और इनमें पाए जाने वाले जाइलम व फ्लोएम के चारों ओर पेरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई परत पाई जाती है। पेरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई परत पाई जाती है जिसे बंडल शीथ कहते हैं। तो बंडल शीथ किसे कहेंगे कि डाइकोट्स के वेस्कुलर बंडल्स या जाइलम फ्लोएम के चारों ओर पाई जाने वाली पेरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर को बंडल शीथ कहते हैं। तो इस तरह से आपके डाइकोट्स की लीफ स्ट्रक्चर मैंने समझा दी है। अब मैं एक कॉमन डायग्राम की हेल्प से और भी क्लियर कर देती हूँ इसे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डाइकोट की लीफ में अपर एपिडर्मिस व लोअर एपिडर्मिस दोनों पाई जाती है। तो अगर हम किसी लीफ का टीएस लेते हैं तो वो कैसी दिखाई देगी, ऐसी। तो ये है इसकी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। तो मैं पूरा ड्रॉ नहीं करके यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एक इन सेल्स को। तो ये जो बैरल शेप्ड या डोलकाकार कोशिकाएं होती हैं, ये कौन सी कोशिकाएं हैं और इनके ऊपर पाई जाती है क्यूटिकल। तो ये हो गई क्यूटिकल, ये हो गई अपर एपिडर्मिस, ये हो गई लोअर एपिडर्मिस और ये है इस पे थिन क्यूटिकल। मैंने बताया था कि जो अपर एपिडर्मिस होते हैं उस पे थिक क्यूटिकल होती है और लोअर एपिडर्मिस पे थिन क्यूटिकल होती है और जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं। तो ये है यहाँ पे स्टोमेटा। तो स्टोमेटा भी अपर एपिडर्मिस पे कम होते हैं और लोअर एपिडर्मिस पे ज़्यादा होते हैं। सो इनमें जो वेस्कुलर बंडल होता है तो ये कौन सा भाग हो गया, ये है जाइलम वाला भाग और ये है फ्लोएम वाला भाग। मैंने बताया था कि जाइलम वाला भाग या इसमें जाइलम अपर एपिडर्मिस की ओर होता है और फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की ओर होता है। तो ये ऐसे अरेंज होते हैं और इनके बाहर पेरेन्काइमेटस सेल्स से निर्मित एक आवरण होता है या एक लेयर होती है जिसे कहते हैं बंडल शीथ। ये जाइलम फ्लोएम हो गए।
इस तरह से ये जाइलम और फ्लैम इस लीफ में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये यहाँ पे हैं पेलिसेड टिश्यूज, जिन्हें कहते हैं खम्भ उत्तक, जिनमें क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होता है। और ये है स्पंजी टिश्यू। ये हुई एक डाइकोट लीफ की प्रारूपिक स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस पे थिक क्यूटिकल होती है, लोअर एपिडर्मिस पे थिन क्यूटिकल होती है। इसमें सेंट्रल में यानी कि मिड रिब वाले भाग में सबसे बड़ा वेस्कुलर बंडल पाया जाता है और फिर एकांतरित क्रम में छोटे बड़े वेस्कुलर बंडल मेसोफिल में बिखरे हुए पाए जाते हैं, मेसोफिल में अरेंज्ड होते हैं। और इनमें जाइलम अपर एपिडर्मिस की ओर होता है, फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की ओर होता है। तो जो जाइलम अपर एपिडर्मिस की ओर होता है, जाइलम फ्लोएम, अब इन जाइलम फ्लोएम के बाहर पैरेन्काइमेटस सेल्स की एक लेयर पाई जाती है जिसे बंडल शीथ कहते हैं। पेलिसेड और मेसोफिल बन के, पेलिसेड और स्पंजी टिश्यू मिल के मेसोफिल का निर्माण करते हैं और इस तरह इसमें ये स्टोमेटा पाए जाते हैं और ये ओवरऑल एक डाइकोट लीफ की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मोनोकोट लीफ स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है मुख्यतया। ठीक है, थैंक यू।